Hello, welcome to Chemistry Untold. So we are once again back with a new video. Now this video is for all those people who are appearing for 12th standard board examinations. I hope बहुत कम दिन बचे हुए हैं आपके पास. 21st of February से आपके एग्जाम्स हैं. Now इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ, कुछ एडवाइजेस हैं मेरी तरफ से. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर इट आउट. ये एडवाइजेस ऑफिशियल या बोर्ड्स की तरफ से नहीं है. दिस आर माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. ये कुछ एडवाइजेस हैं जो मैंने थ्रू आउट माई एक्सपीरियंस मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है मेरी टीचिंग कैरियर में, जो मैं एज ए स्टूडेंट मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. देयर आर फ्यू कॉमन मिस्टेक्स जो हर स्टूडेंट कमिट करता है पेपर्स के समय. मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वो मिस्टेक्स को दोहराओ, सो दैट आप जितना इन मिस्टेक्स को कम करोगे उतना ज़्यादा चांसेस होता है कि आप बोर्ड के पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टफ. नाउ सबसे पहली चीज कि आपका पेपर 3 घंटे का होने वाला है एंड इट विल बी कैरिंग समवेयर अराउंड 70 to 75 मार्क्स. आपको करना यह है कि आपको 3 घंटे में 2 पेपर्स को सॉल्व करना है, दैट इज केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2 और फिजिक्स 1, फिजिक्स 2, मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2 एंड बायोलॉजी 1, बायोलॉजी 2. नाउ कमिंग एंड स्टिकिंग अप टू ओनली केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री की ज्यादा बात करूंगा. सो लेट अस से वी हैव गॉट 3 आवर्स और 3 घंटे में आपके पास 180 मिनट है, 180 मिनट्स आपके पास है. तो आप सबसे पहला काम है ये डिसाइड कीजिएगा कि आप 1.30 आवर्स यानी 1.5 आवर आप केमिस्ट्री 1 सॉल्व करने में लगाओगे एंड 1.5 आवर आप केमिस्ट्री 2 को सॉल्व करने में लगाओ. बट केमिस्ट्री 2 में बहुत सारे रिएक्शंस आ जाते हैं जिनको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है. नाउ सबसे पहली बात, आप अपने आप को अभी हॉल टेस्ट या प्रीलिम्स वगैरह देते समय जब आप घर में भी प्रैक्टिस करते हो, अपने आप को ये ट्रेन करो कि आपको 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको केमिस्ट्री 1 को वाइंड अप करना है, फिर उसके बाद आप केमिस्ट्री 2 पे स्विच हो जाओ. नाउ देयर आर फ्यू एडवाइजेस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो विल बी स्टार्टिंग विद द फ्यू वर्ड्स जो मैंने नोट डाउन किए हैं यहाँ पे. सबसे पहला है कि जब आप क्वेश्चन पेपर्स को देखते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन जो केमिस्ट्री 1 या केमिस्ट्री 2 में आता है या फिजिक्स में या बायो में आता है, दैट आर एमसीक्यूज. नाउ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो थ्रू आउट मेरे कैरियर में मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स करते हैं कि वो लोग पूरा क्वेश्चन लिखते हैं और फिर ब्लैंक डाल के उसके अंदर आंसर लिखते हैं. दिस इज कंप्लीटली नॉनसेंस. आपको पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है. आप अगर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करोगे तो क्वेश्चन के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा रहता है, सिलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. वो आपसे सिर्फ आंसर लिखने कहते हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने नहीं कहते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, साथ के साथ फिलअप्स को पूरा लिखते हैं और उसके अंदर ब्लैंक डाल के फिर उसमें मेन आंसर भी लिखते हैं. ट्रस्ट मी, इट विल टेक एटलीस्ट 20 मिनट्स टू डू ऑल दिस स्टफ, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ मेन आंसर लिखना है. आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है आपको सिर्फ वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है और वो ऑप्शन लिखना है. फॉर एग्जांपल कैसे लिखना है, लेट अस से आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, सो आप यहां पे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1. आपको इसका आंसर लिखना है. आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है लेट अस से ऑप्शन सी, तो आप यहां पे लिखोगे सी. नाउ सी के साथ आपका कौन सा आंसर है, लेट अस से सी कोई क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन सी इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सो आप यहां पे लिखोगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. दैट्स इट. आपको सिर्फ इतना लिखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये गलतफहमी होती है कि हमको पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखना. आप सोचिए 7 एमसीक्यूज केमिस्ट्री 1 के होते हैं, 7 एमसीक्यूज केमिस्ट्री 2 के होते हैं, टोटल 14 एमसीक्यूज को आप अगर लिखने जाते हो मिनिमम टू मिनिमम हाफ आवर लगता है. 30 मिनट्स आपके वहीं पे बर्बाद हो जाते हैं. आप इसको कहीं से भी वेरीफाई कर सकते हो, आप किसी भी कॉलेज के टीचर से पूछ सकते हो, आपको यही आंसर देगा कि वी ओनली वांट ऑप्शन एंड द करेक्ट आंसर, दैट्स इट, वी डोंट वांट कंप्लीट स्टेट. द नेक्स्ट विल बी पॉइंट टू पॉइंट आंसर. नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. What I have observed throughout my career is स्टूडेंट्स को जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं वो एक पेज का आंसर लिखते हैं. इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. वी आर साइंस स्टूडेंट्स, हमको लॉजिकल एंड साइंटिफिक आंसर देना है. आपके आंसर में एक टीचर साइंटिफिक वर्ड्स ढूंढता है. यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट एन एसे, वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू राइट ओनली फ्यू पॉइंट्स एंड दैट शुड बी कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट, जिसमें साइंटिफिक वर्ड्स आ रहे हैं, जिसमें सारे फॉर्मुलेज हैं. आप ऐसे लिखने मत बैठिए. व्हाट आई हैव सीन थ्रू आउट माई कैरियर इज स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, पूरा का पूरा आधा से ज्यादा पेज, उनको ये लगता है कि जितना ज्यादा आप आंसर लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. मार्क्स सिर्फ उसी पे मिलते हैं जिन्होंने प्रॉपर साइंटिफिक वर्ड्स को यूज किया है. तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि प्लीज अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उतना ही लिखिए जितने की आपको जरूरत है. एम आई करेक्ट? द नेक्स्ट पॉइंट विल बी डायग्राम ओनली इफ नेसेसरी. सपोज अ क्वेश्चन कम्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सॉल्ट ब्रिज. Now write a short note on salt bridge है और let us say it is only for 2 marks, so we are not expecting you to draw a diagram. Now let me tell you, diagrams तभी ड्रॉ कीजिएगा जब कंपलसरी होता है या आपको लगता है यस डायग्राम की जरूरत है. फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आता है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन डेनियल सेल, तब आपको डेनियल सेल का डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत है, बिकॉज देन ऑब्वियसली उसका मार्क्स भी ज्यादा होगा, बिकॉज मार्क्स डायग्राम के लिए भी होगा और मार्क्स एक्सप्लेनेशन के लिए भी होगा. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं. उनको लगता है कि अगर इस टॉपिक पे डायग्राम था तो हमको डायग्राम लिखना जरूरी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है. जब आपको सिर्फ फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज पूछा है तो आपको सिर्फ फंक्शंस ही लिखना है, बिकॉज इट इज कैरिंग ओनली 2 मार्क्स. अगर 2 मार्क्स में मैं फंक्शंस पे मार्क्स दूंगा कि मैं डायग्राम पे मार्क्स दूंगा,
Am I correct? So इससे होता क्या है, अक्सर स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो जाता है एंड एक क्वेश्चन के पीछे अगर वो 10-15 मिनट वेस्ट करेंगे तो उनका 3 घंटे में पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है. So what will be the next point? प्रॉपर नेमिंग एंड डायग्राम्स. नाउ ये बायोलॉजी के पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो फॉर केमिस्ट्री के पेपर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट. एक कॉमन रूल है, एक कॉमन चीज मैंने स्टूडेंट्स के बीच में देखी है कि वो डायग्राम्स को ऐसे ड्रॉ करते हैं, पहली बात तो हमको समझ में नहीं आता कि डायग्राम किस बात का है. प्लीज, आपको बोर्ड ने अच्छा खासा पेपर दिया है, आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स ले सकते हो, तो सबसे पहले तो डायग्राम नीट एंड क्लीन ड्रॉ कीजिए, बड़ा ड्रॉ कीजिए ताकि हमको भी समझ में आए कि उसमें क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली अपने ड्रॉ क्या करना चाहते हो. डू नॉट ड्रॉ वेरी लाइट. आप बहुत हल्के पेंसिल से ड्रॉ मत कीजिए, वो फेंट हो जाता है, उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है. सेकंड थिंग इज, यूजुअली स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हमने बायोलॉजी में एक डायग्राम पढ़ा था और अगर उस डायग्राम में 15 नेमिंग्स थे तो हमको भी बोर्ड के पेपर में भी 15 के 15 नेमिंग्स डालने हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप प्लीज डायग्राम के मार्क्स को देखिए. कोई भी डायग्राम 3 मार्क्स से ज्यादा का नहीं होगा, मैक्स टू मैक्स 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के आसपास का होता है. 1 मार्क्स विल बी फॉर डायग्राम्स, तो बाकी के मार्क्स नेमिंग्स के लिए होते हैं. नाउ इफ आई आस्क यू टू राइट नेमिंग्स, ऑब्वियसली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू राइट मोर देन 5 और 6 नेमिंग्स. आपको 15, 20, 16, 17 नेमिंग्स करने की कोई जरूरत नहीं है. इट शुड लुक लाइक अ डायग्राम. It should not look like a battleground जहां पे एक एनिमी पड़ा और आपने उस पे तलवार तीर डाले हुए हैं. Now most common mistake is, let us say आपको एक हार्ट का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा है, तो आप एक हार्ट का डायग्राम ड्रॉ करते हो. आप ना हार्ट का डायग्राम ड्रॉ करने के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि यहां से एक नेमिंग, यहां से एक नेमिंग, यहां से एक नेमिंग, यहां से कुछ स्टूडेंट्स तो एरो ड्रॉ करके भी लिखते हैं. Now this is something very absurd. आप ऐसे नहीं कर सकते because there are certain rules. आप एक काम कीजिए, अगर आपके पास एक पेपर है तो आप उस पेपर के ऊपर एक साइड में डायग्राम को ड्रॉ कीजिए और एक ही साइड में सारे नेमिंग्स लाइन से ड्रॉ कीजिए. टीचर को पढ़ने में आसानी हो जाती है, टीचर को समझने में आसानी हो जाती है और उससे आपको मार्क्स अच्छे मिलने का चांसेस होता है. Always remember the first impression that we get about you all people, we don't know you. हमको आपका हॉल टिकट नंबर नहीं पता होता है, हमको आपका फेस नहीं पता होता है, तो जो पहला इंप्रेशन हमको आपका पड़ता है that is only by looking at your handwriting and your presentation. जब आप प्रेजेंटेशन अच्छा करते हो, हैंडराइटिंग अच्छा लिखते हो, तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में एक ये थॉट प्रोसेस जनरेट होता है कि हाँ, सामने वाला बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है या बहुत स्मार्ट है या पढ़ने वाला बच्चा है. तो उसी हिसाब से हम भी मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं उसके आगे के आंसर्स को चेक करने के लिए. Am I correct? So this was the next point. The next point will be numericals. Now एक बहुत ही कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स के बीच में. उनको लगता है कि न्यूमेरिकल्स में अगर आपने गिवन और टू प्रूव लिख दिया तो भी आपको मार्क्स मिलता है. दिस इज रॉन्ग. सेकंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम उनके दिमाग में ये है कि अगर आपको मेन आंसर नहीं आया न्यूमेरिकल करते समय तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स कट जाते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना होगा कि आप प्लीज प्रॉपरली गिवन लिखो. गिवन लिखने के बाद आप सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड लिखो, या टू प्रूव, प्रूफ तो ज्योमेट्री में होता है, आप टू फाइंड लिखो. उसके बाद में इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट अ फॉर्मूला. बाय द वे, व्हाट यू कैन डायरेक्टली राइट इज यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद सॉल्यूशन. नाउ व्हाइल राइटिंग विद सॉल्यूशन प्लीज कोशिश करो कि आप हर एक चीज का जस्टिफिकेशन दो. अगर कोई क्वेश्चन फैराडेज लॉ के ऊपर है तो आप डायरेक्टली फैराडेज लॉ को मत लिखो, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लो पहले वहां पे कि वी नो दैट फैराडेज फ्रॉम फैराडेज फर्स्ट लॉ. आप फॉर्मूला लिखो और उसके बाद वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो. बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लॉग कैलकुलेशंस नहीं करते. फर्स्ट थिंग, आपके बोर्ड के पेपर के लिए लॉग कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड. आप अगर लॉग कैलकुलेशंस नहीं कर रहे हो, आप अगर डायरेक्ट कैलकुलेशंस कर रहे हो, तो प्लीज डायरेक्ट कैलकुलेशंस का रफ वर्क साइड में दिखाओ, बिकॉज रफ वर्क पे भी मार्क्स होता है. वी वांट टू गिव यू मार्क्स ऑन स्टेप्स. हम आपको हर एक स्टेप पे मार्क्स देते हैं. मार्क्स आर डायरेक्टली नॉट फॉर मेन आंसर. अगर आपका मेन आंसर रॉन्ग आता है तो ज्यादा से ज्यादा आपका आधा मार्क्स या 1 मार्क्स कटेगा, उससे ज्यादा मार्क्स नहीं काट सकते. करेक्ट आंसर विद अ प्रॉपर यूनिट विल गिव यू फुल मार्क्स. बट सपोज आपका यूनिट गलत है या आपका मेन आंसर में पॉइंट्स में डिफरेंस आ रहा है या मेन आंसर थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा है, चलता है. आपके बाकी के स्टेप्स के लिए आपको मार्क्स मिलेगा, पर स्टेप्स के लिए मार्क्स देने के लिए देयर हैज टू बी स्टेप्स. अगर स्टेप्स ही नहीं है तो हम आपको मार्क्स कहां से देंगे. आपने डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज किया, वैल्यूज को पुटअप किया और ना जाने कहां से आपने डायरेक्ट आंसर निकाल के लिख दिया, बिकॉज उसका स्टेप्स आपने रफ वर्क में किया था. तो वो रफ वर्क का मार्क्स आपको नहीं मिलेगा. वी वॉन्ट वॉट एवर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन यू हैव डन, आप प्लीज वो यहां पे शो कीजिए, वो मार्क्स आपको मिलेगा. वहां पे आपको रफ वर्क एक एक लाइन मार दो पेपर से, पेंसिल एंड स्केल से, आप वहां पे रफ वर्क करो. अगर आप लॉग कैलकुलेशंस कर रहे हो तो वेल एंड गुड. तो लॉग कैलकुलेशन का आप हर एक स्टेप दिखा दीजिए. लॉग कैलकुलेशन के आपको मार्क्स मिलेंगे. प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एडिशन जो भी आप करते हो आप साइड में वहीं पे कीजिएगा पेपर के पास. आप अगर यहां से डायरेक्ट आंसर्स लिख रहे हो तो वहां पे एक लाइन मार के यहां पे रफ कैलकुलेशंस कर सकते हो, सो दैट टीचर को समझ में आए कि आपने कहां से क्या किया है. Am I correct? So this was related to numericals. Most of the students क्या करते हैं, given to find solution करते हैं, and जब उनको पता चलता है कि आधे स्टेप के बाद उनको आंसर नहीं आ रहा तो वो वहीं पे छोड़ के आगे चले जाते हैं.
प्लीज आप न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कीजिए, लास्ट आंसर गलत आएगा चलता है, एटलीस्ट आपको मार्क्स पे, स्टेप्स पे मार्क्स मिलेगा। एंड ऑब्वियसली बोर्ड के पेपर में आधा आधा मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इट कैन डिसाइड योर कैरियर। हाफ मार्क्स कैन ब्रिंग यू आइदर इन ए ग्रेड और इट कैन ब्रिंग यू आइदर इन अ बी ग्रेड। एम आई करेक्ट?